हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आंग्ल प्राच्य विवाद, उनका समाधान और थॉमसन के प्रयास, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ये सारे हमने देख लिए थे। हमने इस पर अच्छे से चर्चा की थी और मैंने आपको बताया भी था इसका कि इनके प्रावधान क्या हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है हंटर आयोग। और हंटर आयोग ये है जो शिक्षा के ऊपर है, तो इसे हम बोलेंगे हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। देखेंगे आज का टॉपिक का नाम क्या है। इस शिक्षा के ऊपर है। तो फ्रेंड्स 1882-83 की, तो इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। एग्जाम में आपसे सीधा डेट भी पूछ सकता है कि हंटर आयोग शिक्षा या हंटर शिक्षा आयोग, और आगे आपको डेट देकर के पूछ सकता है कि जैसा 1854, 1881, 1882, इस तरीका से देकर के अगर आपको पूछता है तो वैसे भी। और इसके कुछ प्रावधान है जो आपको पता होने चाहिए कि इसके मुख्य प्रावधान है क्या। तो आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताता हूं कि हम आपको बोलेंगे और आप उसे लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे आप शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि संक्षेप में लिखेंगे और सुनेंगे, पूरा पूरा सुनेंगे और संक्षेप में उसे अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर है, बल्कि 2 लेक्चर है इसके ऊपर, तो आप वो लेक्चर देखें तो आपको पता चल जाएगी वास्तव में नोट्स बनाने किस प्रकार से है। ठीक है, तो उसे आप करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट जिसके अंदर लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे 1854 के पश्चात, ये जो मैंने आपको गुड डिस्पैच बताया था, 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर, नाम क्या था, डब्ल्यू हंटर, ठीक है, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का कार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना था। इसका कार्य क्या था, याद रखना, इसे याद रखना है क्योंकि यहां से ही प्रश्न बनते हैं। इसका मुख्य कार्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। समीक्षा वर्ड पर ध्यान देना, समीक्षा करना था, और इनमें सुधार और विस्तार के लिए आवश्यक अनुशंसाएं
आवश्यक अनुशंसाएं करना था। विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना इसका कार्य नहीं था, याद रखना, विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना इसका कार्य नहीं था। और इसके निम्नलिखित सुझाव थे, और क्या सुझाव थे वो आप लिखेंगे इसके एबीसी का। पहला लिखेंगे या ए लिखेंगे, सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, और यह इस शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में ही हो। ठीक है, स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो। निजी प्रयत्न का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी प्रयत्न का स्वागत है, लेकिन सरकार भी अपनी ओर से कुछ करे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा उनके बिना भी दी जानी चाहिए, और इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। नगर बोर्ड नगर बोर्डों को दिया जाए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते हैं, जैसे सेस बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसे इकोनॉमिक्स में। दूसरा लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा के दो खंड हों। माध्यमिक शिक्षा के दो खंड हों, एक में साहित्यिक शिक्षा, एक में साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे। हाँ, एक में साहित्यिक शिक्षा जो विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे, और दूसरी व्यवहारिक ढंग से दी जाने वाली शिक्षा जो विद्यार्थियों को व्यवसायिक और व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे। तो समझ गए, यानी कि एक ऐसी शिक्षा जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार की जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों को विश्वविद्यालयों में हायर डिग्री के लिए नहीं भेजेंगे, और छोटी, जैसे ना आपने सोचा होगा ना कि यार सब लोग ये पीएचडी क्यों करते हैं, आगे पढ़ने का क्या बीए मांगता है यूपीएससी, और या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री लेकर हम आईएएस क्यों ना बन जाए, हम सरकारी जॉब लग जाए, ये लग जाए। ठीक है, लेकिन जब तक आप की हायर एजुकेशन में ये जो लोग नहीं जाएंगे ना, तो फिर आपकी जो रिसर्च वर्क है, अनुसंधान कार्य है, वो कौन करेगा, आप बताइए। तो आप जानते होंगे कि ये जो नौकरी होती है, ये मनी जो जिसे कहते हैं ना, धन का क्रिएशन नहीं करते। धन अर्जित करते हो आप, लेकिन धन का क्रिएशन नहीं करते। जब हम कहते हैं कि धन का क्रिएशन हो, यानी कि मनी का क्रिएशन कब होता है, जब आप अनुसंधान करें, जब कुछ आप रिसर्च करें, और बाहर से जो पैसा है वो होगा क्या। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं और वहां से पैसा कमा रहे हो, तो धन का क्रिएशन नहीं हो रहा। समझ रहे ना, धन का अर्जन हो रहा है, ना कि क्रिएशन। और क्रिएशन करने के लिए अनुसंधान, हाँ, वो आवश्यक है। ठीक है, लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए, और दूसरा जो है ढंग से दी जाए, और जिसके अंदर क्या होना चाहिए, विद्यार्थी को व्यवसायिक और व्यापारिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, हाँ। तीसरा लिखेंगे, सी पॉइंट के अंदर लिखेंगे, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा दिया। जो कहोगे निजी कहाँ से आ रहे हैं सर, ये बार बार निजी सब क्यों आ रहे हैं। निजी सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही अंग्रेजों ने शिक्षा देना यहाँ पर प्रारंभ किया, तो मैंने जैसा आपको बताया है कि वहां पर ईसाई मिशनरी जैसा एक कंसेप्ट भी था, क्योंकि जो उनके लिए जरूरी था, क्योंकि उन्हीं के बल पर ये यहाँ तक पहुंचे थे, और उसका प्रचार प्रसार करना इनकी नैतिक जिम्मेवारी भी थी। जब कुछ भारतीय लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है उसको इस तरीका से नष्ट किया जा रहा है, तो वो जिनके पास पैसे थे, उन लोगों ने भी फिर शिक्षा में अनुदान करके और खुद व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने प्रयास किया। वो यहाँ पर लिख रहे हैं निजी निजी ढंग से। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आप, निजी वेतनों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए, और इसके लिए सहायता अनुदान में उदारता तथा सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के लिए अवसर होने चाहिए। जितना शीघ्र हो सके
सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हटा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आप अलग कर दीजिए और उच्चतर शिक्षा आप अलग कर दीजिए। तो ये कि जितनी जल्दी हो सके आप इनको जो है अलग अलग बांट दीजिए, क्योंकि दोनों के जो मोटिव है वो अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उच्च शिक्षा का जो मोटिव है वो क्या है, अनुसंधान करना, है ना, R&D जिसे हम बोलते हैं, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस तरीका का माइंडसेट तैयार करना। और ये रिसर्च डेवलपमेंट हो या साहित्य की कृति की रचना हो, जब आप PhD करेंगे, जब तो आपको ऐसा नहीं है ना कि बस सब लोग जो BA करो और या इंटर करने के बाद में नौकरी पे लग जाए, वो ठीक है। तो इन दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य अलग है और हायर एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो अलग है। इसीलिए इनका जो अलग करने की बात उन्होंने कहा, इस आयोग की अनुशंसाओं में इन्हें अलग करने की बात कही गई। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट है, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों, प्रेसिडेंसी नगर कौन कौन से थे बोलिए, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, हाँ, के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा, अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि जो महानगर थे वहां पर तो महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन अन्य स्थानों पर अन्यत्र ये व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनकी जो शिक्षा है उसको भी बराबर का कुछ दिया जाना चाहिए, है ना। हाँ, देखेंगे आगे, हाँ, देखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के फलस्वरूप, इस आयोग के सुझावों के फलस्वरूप दानदाताओं के विशेष सहयोग से, दानदाता यानी कि जो ग्रांट करते थे उन लोगों के, हाँ, सहयोग से अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हालांकि सांप्रदायिक शिक्षा संस्थाओं, हालांकि सांप्रदायिक शिक्षा संस्थाओं का निर्माण भी इसी समय में आरंभ हुआ। आप समझ रहे हैं ना, सांप्रदायिक शिक्षा मतलब है कि जो अपने संप्रदाय के हिसाब से शिक्षा देते हैं, और संप्रदाय का शिक्षा खराब नहीं है, समझा। जो संप्रदाय की शिक्षा है वो जरूरी है, ठीक है, अपना आपका कोई संप्रदाय है, किसी अन्य का कोई संप्रदाय है, अपनी शिक्षा दीजिए और अपनी शिक्षा का, अपने संप्रदाय की शिक्षा को बताइए, उसकी विशेषता बताइए, जो रियल है वो बताइए, झूठ नहीं, जो रियल है वो बताइए, लेकिन दूसरे की जो संप्रदाय है उसको ही ना समझे, दूसरे संप्रदाय को अपने से नीचा ना समझे, हम तो तोप है और आप कुछ भी नहीं, इस तरीका की जो मानसिकता है उसे कहते हैं संप्रदायवाद। संप्रदाय की शिक्षा सही है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी संप्रदाय की शिक्षा सब देनी चाहिए, लेकिन संप्रदायवाद की जो शिक्षा है, संप्रदाय का जब हम इस तरीका से अलग अलग करके देखते हैं तब ये खराब हो जाता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है, इस तरीका की जो मेंटेलिटी है ये सही नहीं होती। तो लिखेंगे, यही वही समय है जब कॉलेजों में और माध्यमिक विद्यालयों में सांप्रदायिक शिक्षा भी दी जाने लगी। लिखेंगे आगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय और प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में, देखेंगे, पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में भी विशेष रुचि देखने को मिली, विशेष रुचि देखने को मिली, और इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा, और इसके अतिरिक्त देखेंगे, और इसके अतिरिक्त अध्यापन और परीक्षा विश्वविद्यालय में भी बनने लगे, इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा विश्वविद्यालय में भी बनने लगे। 1882 में और 1882 में पंजाब में, देखेंगे, 1882 पंजाब में प्लस 1887 में इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित की गई। और ये दोनों डेट याद रखना, ये सन आपको याद रखना है कि कौन सा विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई, क्योंकि वो डेट देकर के आपको मैच करके पूछेगा। और अब तो जैसे जब से फॉर्मेट चेंज किया है, इस बार से ज्यादा हुआ, वैसे तो पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा प्रश्न ऐसे देखने के लिए मिले थे,
अब की बार उनकी ज्यादा संख्या बढ़ाएगी और आगे और भी ज्यादा संख्या उनकी बढ़ेगी। तो वो पूछ सकता है 2 दे करके कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो वहां पर आपको गैस करने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आपको याद है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको दे देगा पंजाब विश्वविद्यालय, आगे दे देगा 1887, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आगे दे देगा 1882। अब पूछेगा इनमें से कौन सा दोनों में सही है, ओनली 1, ओनली 2, नन या बोथ। तो याद रखना दोनों ही गलत है, क्योंकि पंजाब मैंने बताया 1882 पंजाब विश्वविद्यालय, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित हुई। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। भारतीय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, हाँ, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर के आए, जैसे कि मैंने बताया था, इस कानून के तहत जो हंटर शिक्षा आयोग की जो सिफारिश थी, उन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को आपको सेपरेट कर देना है, क्योंकि उन दोनों का मोटिव एकदम अलग है। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब विश्वविद्यालय अधिनियम वो लेकर के आएंगे और उसमें बताएंगे 1901 में कर्जन ने, आप लिख लें, इसमें समझाता भी चलूंगा आपको, देखेंगे आप। 1901 में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया, और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करना और शिक्षा की एक नई योजना बनाना था। अब मैंने जो आपको बताया है कि जो आयोग आए हैं, उनकी अनुशंसाएं जो दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे कार्य कर रही हैं इसके, है ना। हाँ, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हाँ, सर टॉमस रेले सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना था और उनके संविधान तथा कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना था, और उनके संविधान और कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना था। आगे लिखेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इस आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं थे, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे हमने जैसे बताया उभरा चुके हैं, और इस आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे देखेंगे। पहला, विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों तथा व्याख्याताओं, प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर और व्याख्याता मतलब लेक्चरर, प्राध्यापकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति का प्रबंधन करें, और प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय स्थापित करें। विश्वविद्यालयों के देखेंगे, प्रयोगशाला और पुस्तकालय स्थापित करें, और विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने का भार अपने ऊपर लें। दूसरा लिखेंगे, दूसरी अनुशंसा क्या थी, विश्वविद्यालयों के उप सदस्य मतलब है फेलो, हाँ फेलो, उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 से कम नहीं हो और 100 से अधिक नहीं हो, है ना।
और इसकी सदस्यता आजीवन न होकर मात्र 6 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि आजीवन नहीं होकर कितने वर्ष तक होनी चाहिए? 6 वर्षों तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों में प्रस्ताव हाँ अधिकतम 20 और शेष में 15 होनी चाहिए। शेष में 15 होनी चाहिए, यानी कि इन तीनों में 20 और बाकी जो बचे हुए उनमें 15 होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो यानी कि निषेधाधिकार 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 यानी कि वीटो निषेधाधिकार यानी वीटो दिया गया। सरकार सीनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्तन और संशोधन कर सकती थी और यदि चाहे तो नए नियम भी बना सकती थी। नए नियम भी बना सकती थी। आगे लिखेंगे, इस अधिनियम द्वारा अशासकीय यानी कि नॉन गवर्नमेंटल अशासकीय अशासकीय कॉलेजों पर अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का और अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया। अर्थात संबद्धता यानी कि एफिलिएशन की शर्तें अधिक कठोर हो गई। एफिलिएशन जानते हैं ना आप, जैसे आज भी कोई जैसे 8 का स्कूल होता है तो वहां लिखा रहता है ये किसी दूसरे स्कूल से क्या है, एफिलिएटेड है, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं बल्कि दूसरे किसी स्कूल के सहारे या उससे मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसके संबद्धता से वो चल रहा है ना। हाँ, तो एफिलिएशन को बोलते हैं संबद्धता। संबद्धता, ठीक है। और की गई देखा, हाँ शर्तें और कठोर की गई और सिंडिकेट को कॉलेज का समय समय पर निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया। करने का दायित्व सौंपा गया। इन कॉलेजों को अपनी कार्य क्षमता उचित स्तर पर रखनी होगी। इन कॉलेजों को अपनी कार्य क्षमता उच्च स्तर पर रखनी होगी और संबद्धता के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक हो गई। सरकारी स्वीकृति आवश्यक होगी, इसके प्रावधान याद रखना, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 पॉइंट देखेंगे। गवर्नर जनरल को इन विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया। इन गवर्नर जनरल को इन विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया। विधान परिषद के अंदर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की। यहां तक कि 1917 में सैंडलर आयोग, याद रखना इसकी डेट, सैंडलर आयोग 1917, ठीक है। सैंडलर आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1904 के अधिनियम से
1904 के अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए, यानी कि सरकारी कंट्रोल में आने वाले विश्व के सबसे अधिक नियंत्रित विश्वविद्यालय बन गए। अब यानी कि जो वो सिखा रहे हैं वही यहाँ पे चलेगा। कुल मिलाकर के जो नियंत्रण है ना, ये क्या है कि हमें मानसिक रूप से गुलामी चाहिए, समझ गए? क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं है कि अनुसंधान करेंगे तो वो फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के अपना जो उनका विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो उनको उसके ऊपर कार्य कराना है। ऐसा नहीं कि भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर, भारत के गौरव पर कार्य करेंगे, नहीं नहीं, वो नहीं है। देखेंगे आप आगे। 1904 के दिन में भारतीय विश्वविद्यालय में संसार के सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में बन गए। परंतु कर्जन की इस नीति का यह परिणाम अवश्य हुआ, यह अवश्य हुआ कि 1902 से 5 लाख रुपए वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निश्चित किया गया। अब समझ सकते हैं ना, वो सुधार कुछ नहीं है, वो कहने के लिए है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ा दिया गया कि भाई आपको हमारी तरीका से कार्य करना है, ठीक है। हाँ, जो भी आप देखेंगे, जो भी उत्खनन करेंगे, वहां पर अपनी कुछ महिमा मंडित करना है, वो उसी तरीका का एक माइंड सेट वो तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये वर्ग आगे जाकर के, मैंने आपको बताया था कि जो साम्राज्यवादी ताकत है, उनके जो जितने भी कुकर्म है, उनको सही सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, समझ गए। और एक लॉबी जो है आज भी, ये जो लॉबी आप देखते हैं ना, जो इसको डिफेंड करते हुए नजर आती है, और सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा कि ये सब वेस्ट के अंदर है या फिर ये जो ब्रिटेन के लोग हैं वो ऐसा करते होंगे, चिंतक जो है वो ऐसा करते होंगे, नहीं, ये अपने यहाँ पे भी है। और लगभग आपको इनकी जितनी भी कॉलोनी थी, वहां पर एक ग्रुप आपको इस तरीका से खड़ा हुआ मिलेगा, वो इन्हीं की देन है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ्रीका का कोई भी कंट्री हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इनकी एक अलग लॉबी है ना। हाँ, ये बनाते हैं, परसेप्शन से चलता है ना दुनिया, तो दुनिया परसेप्शन से चलता है, तो ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं उसी तरीका से, ठीक है। तो इस तरह की लॉबी है इनकी। तो आप देखेंगे आगे। नेक्स्ट, 21 फरवरी 1913 को 19 फरवरी और 21 फरवरी 1913 को ठीक है, 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव, बड़ौदा जैसी प्रगतिशील रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1906 में प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो 1913 में एक शिक्षा नीति पर प्रस्ताव आया, और जो बड़ौदा के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने 1906 में, उससे भी पहले प्राथमिक शिक्षा अपने यहाँ प्रारंभ कर दी थी, ठीक है, उससे भी पहले कर दी। 1910 में लिखेंगे, 1910 से 1913 तक, 1910 से नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आगे, 1910 से 1913 तक विधान परिषद में गोखले और अन्य राष्ट्रवादियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए, और 21 फरवरी 1913 के प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, यानी कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, अपितु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार किया। समझ रहे ना आप, निरक्षरता की अब अगर हम आज भी बात करते हैं, तो साक्षर कौन है? जो एक भाषा यानी कि हिंदी जो या उसकी भाषा है, उसे पढ़ लिख सकता हो, वो शिक्षित है, ठीक है। तो उनको अनिवार्य शिक्षा नहीं, बल्कि जो साक्षरता है, ठीक है, अपितु निरक्षरता समाप्त करने की जो बात है, उसको स्वीकार कर लिया उसने। ये याद रखने पॉइंट है कि क्या उसने वास्तव में ये पूछ सकता है कि अनिवार्य शिक्षा की जो सिद्धांत को उसको स्वीकार कर लिया था, क्या 1913 वाले नहीं किया, बल्कि जो निरक्षरता है उसे समाप्त किया जाए, इसको स्वीकार कर लिया था। समझ गया मेरी बात? हाँ, लिखेंगे आगे।
देखेंगे, उसने प्रांतीय सरकारों को सलाह दी, उसने प्रांतीय सरकारों को सलाह दी कि वह समाज के निर्धन तथा अधिक पिछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध करे। और इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया, और इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठशालाओं को भी अधिक उत्तम बनाने का सुझाव दिया गया। और विश्वविद्यालय से संबंध में यह सुझाव स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए। याद रखने के एक पॉइंट ये है ना। और विश्वविद्यालयों को शिक्षण कार्य अधिकाधिक करना चाहिए, ये भी बात की। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने, मैं इसे इसी में करा दे रहा हूँ क्योंकि मैं सैडलर आयोग अलग से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैडलर आयोग था वो किसके लिए आया था, क्योंकि इसी से प्रश्न आए हुए हैं। कई बार प्रश्न प्रीलिम्स में आया है और आता रहेगा। पहले तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो एक सरकारी बाबू थे जिनका नाम था M.E. सैडलर, इनका नाम क्या था? इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय, यानी कि इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के शिक्षण सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर उस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए इसका गठन किया गया था। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ, और इस आयोग के सदस्य दो भारतीय भी थे, और वो कौन थे? एक तो थे सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ये दोनों का नाम याद रखना क्योंकि ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिखना आशुतोष बनर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस विश्वविद्यालय या इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। अब पहले वाले में और इसमें दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया, ठीक है। सैडलर आयोग प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या फिर विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षाओं का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। हाँ, अध्ययन किया। और इस आयोग ने ये विचार दिया कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, परंतु यह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी, ठीक है। स्पेसिफिक तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए थी, लेकिन और विश्वविद्यालय जो थे उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण थी। और ये जो सैडलर आयोग है इसकी भी कुछ सिफारिशें थी, तो आप या तो अलग से डाल करके लिख लेंगे सैडलर आयोग, ठीक है, और उसके नीचे ये सब लिख लेना। और जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ आप इन्हें भी लिख लेना, सैडलर आयोग के क्या उनकी अनुशंसाएं थी, ठीक है। हाँ, तो सैडलर आयोग ने भी कुछ अनुशंसाएं दी थी, आप उन्हें लिख लें क्योंकि मेंस के लिए मे भी प्रश्न कभी दिखने के लिए मिले यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे इसकी निम्न सिफारिशें थी। लिखेंगे पहला, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। इसकी सिफारिशें क्या थी सैडलर आयोग की? स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा यानी कि इंटरमीडिएट के बाद में, जैसा कि अभी होता है उस तरीका से, यानी कि पहले हाई स्कूल के बाद में वो चले जाते थे विश्वविद्यालय में। लेकिन जो सैडलर आयोग है उसकी जो रिपोर्ट आई थी 1917 में, उसके अनुसार इंटर करने के बाद में यानी कि उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में ही उसको विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए,
और वो अभी भी आप देखते होंगे कि अभी भी आप इंटर के बाद में विश्वविद्यालय जो होते हैं वहां जाते हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट डाल दिया, यानी कि हाई स्कूल और इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय बनाने होंगे, और ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र संस्था के रूप में रहें या फिर हाई स्कूल से संबंधित रहें। इनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसा कि आप अभी भी देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित होने चाहिए। तो ये भी जो है मान ली गई, और ये सब अभी भी आप देखते होंगे ये सब चल रहा है अभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे, जैसा बीए बीएससी अगर कुछ करते हैं तो 3 साल की होती है ना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ऑनर दिया जाना चाहिए, उसको एक हिंदी में बोलते हैं प्रावीण्य। प्रावीण्य यानी ऑनर। पाठ्यक्रम और साधारण पाठ्यक्रम को पृथक होने चाहिए, यानी कि जो प्रगतिशील विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रावीण्य पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जो साधारण है उनके लिए पृथक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्वविद्यालयों के नियम बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय जो नियम बनाएगा उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। पुराने लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, पुराने और एफिलिएटेड यानी कि संबंध विश्वविद्यालयों जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे के स्थान पर केंद्रित एकाकी आवासीय और स्वच्छतापूर्ण संस्थाएं बनानी चाहिए, यानी कि उनके रहने के लिए आवास होना चाहिए, जैसे कि हॉस्टल प्रणाली आप देखते हैं उस तरीका की, है ना, हाँ होनी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार कम करने के लिए ढाका में एकाकी तथा अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, और इसी प्रकार यह प्रयत्न होना चाहिए और अन्य विश्वविद्यालय भी शिक्षा के केंद्र बने। पांचवा लिखेंगे, बने महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाना चाहिए। छठवां पॉइंट लिखेंगे, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए। और इसके लिए ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालय विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। सातवां पॉइंट लिखेंगे, विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि वह व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करे, और उनके लिए अध्यापन और अभ्यास प्राप्त करने का प्रबंधन करके डिप्लोमा तथा स्नातक
प्रबंधन करके डिप्लोमा तथा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का प्रबंध करे। और इसी के आधार पर 1916 और 1921 के बीच नए विश्वविद्यालय, 1916 से 1921 के बीच नए विश्वविद्यालय कौन कौन से विश्वविद्यालय? मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया अस्तित्व में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने ये दो मुख्य प्रावधान देखे। एक लेक्चर इस पे और आएगा और इस पे ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस पे आप इसे उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे एक लेक्चर और आएगा और ये शिक्षा का जो एक भाग है वो समाप्त हो जाएगा। आगे हम प्रेस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रम से लेक्चर लेकर के आऊंगा और आपको इसके बाद में कहीं पर भी 1 रुपये खर्च करने के बाद आपको कहीं पर भी 1 रुपया खर्च नहीं करना है। आप यहाँ से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अगर मन पर आपको कंट्रोल है कि यार ठीक है यहाँ से जो चल रहा मैं कर लूंगा, अब जो बता रहे हैं ये सर बता रहे हैं उसके आधार पर मैं अपनी एनसीईआरटी और अपनी किताब पढ़ लूंगा और मेरा कार्य हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा और दूसरी भी व्यवस्था कर रहा हूँ, वहां पर भी मैं आपको करा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।